हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट किस चीज़ का? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। ठीक है मेरे भाई, बॉडी पार्ट है। तो बॉडी पार्ट हम इस वाले में रहेगा आपका महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। प्राथमिक एल्कोहल परीक्षण बोल सकते हो आप, एल्कोहल परीक्षण। तो मैं 3 आपको परीक्षण करके दिखाऊंगा। जो परीक्षण मतलब होता है डियर स्टूडेंट, विभेद करना, अंतर करना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया भी है। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो क्या? एल्कोहल की हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, और इसको आप लोग लिखेंगे ल्यूकास परीक्षण। क्या लिखेंगे? ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ल्यूकास परीक्षण के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो जब विभिन्न प्रकार के एल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराई जाती है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया करते हैं। इससे एल्कोहल एल्किल हाइलाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जल मुक्त करता है। वह जल जिंक क्लोराइड निर्जलीकारक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह इस प्रकार विभेद करता है कि प्राथमिक तृतीयक एल्कोहल तुरंत अवक्षेप देता है, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत अवक्षेप देता है, जबकि द्वितीयक अभिकर्मक 5 मिनट बाद अवक्षेप देता है, जबकि प्राथमिक अभिकर्मक क्रिया ही नहीं करता। बस क्लियर, खत्म। तो पहला देखिए, प्राथमिक एल्कोहल के साथ जब डियर स्टूडेंट प्राथमिक एल्कोहल ले लीजिए आप, सिंपल सा CH3CH2OH ही ले लेते हैं, और इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे भाई? बोल दीजिए HCl के साथ कराएंगे, अर्थात डायरेक्ट आप ऐसा कर दीजिए, क्या चीज? HCl और जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ हमको कोई क्रिया नहीं। ठीक है, जबकि हमारा जो द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, वो क्या करता है डियर स्टूडेंट? ये देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल क्या है? CH3। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, हर एक चीज को थोड़ा सा ना पढ़ा करो, इंट्रो वाले क्लास को भी देखा करो आप लोग। ठीक है, उन्हीं सब चीजों में बताया हूँ मैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल क्या है। तो द्वितीयक एल्कोहल है, जब इसकी क्रिया हम लोग क्या कराते हैं? HCl और जिंक क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो क्या होगा मेरे भाई? यहां से देखो, ये H2O बना लेगा, दो HO, और ये Cl जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये CH3, ठीक है, और ये हो जाता है CHCl प्लस H2O। बट ये क्रिया कितने टाइम में होती है? 5 मिनट में होती है, लगभग 5 मिनट लग जाता है। याद रखिएगा, अवक्षेप बनता है। वास्तव में ये क्या है? अवक्षेप है, याद रखिएगा, अवक्षेप। तो अवक्षेप बनने में 5 मिनट लग जाता है। तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है? तृतीयक एल्कोहल में होता है कुछ इस प्रकार। तृतीयक एल्कोहल बनाएंगे पहले, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तृतीयक एल्कोहल बनाएंगे, तो CH3OH। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? HCl और जिंक क्लोराइड के साथ। तो यहां से हमारा H2O जो है बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Cl। ठीक है, और प्लस H2O, तो H2O कहाँ? निर्जलीकारक। तो ये तुरंत होता है, तुरंत अवक्षेप प्राप्त होता है, और ये क्या चीज है? अवक्षेप है। याद रखिएगा, क्या है? अवक्षेप है। तो आप क्या करेंगे? एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल में क्या करेंगे? जिंक क्लोराइड और HCl डालेंगे। ठीक है, यदि वो आप 1 घंटा 2 घंटा हो गए बैठे देख रहे हो कि एल्कोहल में कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, वो जैसा का तैसा है, तो दैट इज अ प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, यदि आपको 5 मिनट में कुछ अवक्षेप नीचे में बैठा हुआ मिल गया, तो सेकेंडरी एल्कोहल। अगर वो तुरंत बैठ गया, तुरंत डाले और तुरंत बैठ गया, तो वो क्या होगा? तृतीयक एल्कोहल होगा। तो इस प्रकार से ल्यूकास क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। देख लीजिए, IMP है, आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट परीक्षण देखते हैं।
एल्कोहल का परीक्षण, या ऐसा भी बोल सकते हो आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर भी लिख सकते हैं, है ना। तो उसमें बता दीजिएगा एलुकास अभिक्रिया में तीनों को अंतर। और दूसरा क्या है भाई, तो ये देखिए एल्कोहल का ऑक्सीकरण, यह भी एक अभिक्रिया है, यह भी क्या है, एक अभिक्रिया है, ठीक है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण, और यह क्या है, एक हमारा परीक्षण भी है और तीनों में अंतर भी बताता है ऑक्सीकरण। तो कैसे अंतर बताता है ये देखिए। ऑक्सीकरण मतलब क्या समझते हो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो जब भी कोई एल्कोहल डियर स्टूडेंट, हमारा वहां से जब हाइड्रोजन निकलता है, जस्ट लाइक ये देख लीजिए, जब भी हाइड्रोजन निकलता है, जिसकी मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, सपोज करो 2 हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, तो वहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, और यह है COO। तो दैट इज अ कार्बोनिल समूह। क्या है, या तो ये कीटोन होगा, कीटोन, और या एल्डिहाइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोनिल समूह कहते हैं, ठीक है। तो जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमको कार्बोनिल समूह प्राप्त होता है। वह कार्बोनिल समूह आगे किस में बदल जाता है, अम्ल में बदल जाता है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराइए तो वो कार्बोनिल समूह देगा। कार्बोनिल समूह मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। और इसका अगेन जब हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं मेरे भाई, तो वो बदल जाता है अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कैसे बदलेगा अभी देखेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। महत्वपूर्ण जो हमारे सबको पता है कि MnO4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया गया आपको। पोटेशियम परमैंगनेट महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है मेरे भाई, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है। इसी प्रकार AlO3 एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है, ठीक है। H2SO4 एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है। तो इस प्रकार के ये सब क्या है, ऑक्सीकारक है। तो इनकी उपस्थिति में इन अभिक्रियाओं को कराई जाती है, ओके। और यहाँ नहीं यार, कहीं पर भी अगर आता है आपको ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सपोज मान लीजिएगा पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट या नाइट्रिक अम्ल, इन्हीं के उपस्थिति में हमेशा क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया संभव हो पाती है। तो चलिए देखते हैं क्या ऑक्सीकरण, और देखते हैं तीनों में विभेद कैसे होता है। फर्स्ट, प्राथमिक जो है एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, वह इसका जब आप क्या करते हो, ऑक्सीकरण कराते हो, प्राथमिक एल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण कराते हो मेरे भाई डियर स्टूडेंट, ठीक है, कराते हैं, तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा एक जल के साथ, ठीक है। तो जल के साथ 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये जल बन के निकल जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो कितना बच जाएगा, HCHO, 2 हाइड्रोजन और बच जाएगा, 4 हाइड्रोजन है तो HCHO, दैट इज एल्डिहाइड। अब इसका हम लोग और ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा HCOOH, दैट इज फार्मिक अम्ल। क्या है, फार्मिक अम्ल। समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको ये लिखना है कि जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो पहले एल्डिहाइड में और तत्पश्चात किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या उसके मूल कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। मतलब ये C है तो वहां भी क्या है, C है। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल में। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल में ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक एल्कोहल में डियर स्टूडेंट, जब हम द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, ओके, CHOH। तो द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड में नहीं बदलता, ये बदलता है कीटोन में। किस चीज में, कीटोन में बदलता है। तो ये हो जाएगा CH3C, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, कीटोन में बदलता है। लेकिन कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है, किंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए इतना आसानी से नहीं बदलता। लिखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उच्च उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एवं ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ही बदलता है, ठीक है। तो यहाँ हमें उच्च जो है ऑक्सीकारक उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, ठीक है। तब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये बदलता है डियर स्टूडेंट CH3
COOH, CH3COO और यहाँ का एक H। तो बाकी का कहाँ चलेगा, बाकी और जो है टर्म्स कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, ठीक है। मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कि हमारा जो अंतिम उत्पाद अम्ल है उसमें कार्बनों की संख्या उसके मूल यौगिक में कार्बनों की संख्या से कम होती है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। अब देखते हैं तृतीयक एल्कोहल में क्या होते हैं ये चीजें। तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है डियर, तो तृतीयक अम्ल के लिए मुझे इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। चलिए इतना मिटा देते हैं कम से कम। तृतीयक अम्ल में देखिए तृतीयक एल्कोहल, एल्कोहल, तो तृतीयक एल्कोहल में ये तृतीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल में सामान्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम जब इसको क्रिया को कराते हैं तो पहली बात तो ये जो है ऑक्सीकरण नहीं होता, सीधे सीधा बात खत्म। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। लेकिन उच्च उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती KMnO4। तो यहाँ कैसे होगा ये देखिए, कैसे होगा ये देखिए। यहाँ से एक HO और एक H, यहाँ से H2O बन के निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये CH3, ठीक है, CH3 ये रहेगा। यहाँ से क्या निकल गया भाई, एक H निकल गया, तो दो ठोस हमारा H बचेगा, लेकिन ये असंतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड लगा दूंगा। ये बन गया आइसोब्यूटिलीन, ये देखिए आइसोब्यूटिलीन बन गया। अब अगेन मैं जब इसकी क्रिया फिर से HNO3 उच्च ऑक्सीकरण HNO3 की उपस्थिति में फिर से मैं इसका जो है ऑक्सीकरण कराता हूं, तो इस बार मुझे क्या मिलेगा ये देखो सब लोग देखो गौर से। CH3 ये वाला और ये वाला C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन इसके लिए जरूरत पड़ेगा मुझे, ठीक, वेरी गुड सर। और ये जो CH2 है ना वह कन्वर्ट हो जाता है मेरे भाई, ये CH2 है वह कन्वर्ट हो जाता है HCOOH में। तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन यहाँ लगा, तो 3 ऑक्सीजन कौन नाइट्रिक अम्ल जो है मुक्त करता है इस प्रकार, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या यहाँ लग गए, तो फॉर्मिक अम्ल और एसीटोन बनता है। अगेन जब मैं इसका ऑक्सीकरण कराता हूँ, किसकी उपस्थिति में, HNO3 की उपस्थिति में, तब क्या होता है ये अम्ल में बदलेगा। कैसे बदलेगा, ईथर देखो सब लोग, CH3, ये जो CO दिख रहा है ना वो एक यहाँ से एक ऑक्सीजन और लेगा और वो CO2 बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना वो H2O बना लेगा, ठीक। एक ऑक्सीजन यहाँ लगा मुझे, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ निकल गए, ठीक है, एक कार्बन निकल गया, ऑक्सीजन तो ऐसे निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन निकले, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, 4 हाइड्रोजन बचा है जी, और एक कार्बन बचा है, 4 हाइड्रोजन एक कार्बन, तो एक H2O, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH3 3COOH, ये देखिए 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन मुझे और जरूरत पड़ा, मतलब यहाँ मुझे 4 जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, 3 ही बनता है जी, 3 ही निकलता है ना। इस प्रकार से ये पूरा जो है संपन्न होता है मेरे भाई। तो लास्ट में अंततः हमको फिर से क्या मिल जाता है, अम्ल मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बोलते हैं जिसको आप, ठीक है। किंतु इसमें भी एक चीज समझ में आती है कि इसका भी कार्बन की जो संख्या है वह इसके मूल संरचना में स्थित कार्बन की संख्या से क्या है, कम है। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 4 है। समझ में आ गया, ओके। एक और परीक्षा बचा है, चलिए देखते हैं लास्ट परीक्षा। अब देखते हैं तीसरा नंबर है भाई मेरा क्या चीज, एल्कोहल का निर्जलीकरण। क्या है, निर्जलीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल का निर्जलीकरण नाम से स्पष्ट, निर्जलीकरण मतलब उसमें से पानी का जो है निकलना, निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। एल्कोहल में से पानी का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। तो यह जो होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म कराते हैं एल्कोहल को तब होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल को गर्म कराने पर निर्जलीकरण की क्रिया होती है, किंतु यह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में भिन्न प्रकार से होती है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे कैसे होती है। प्राथमिक एल्कोहल में क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल का मैं एक सिंपल उदाहरण लेता हूं, यह है हमारा एथेनॉल। तो एथेनॉल को डियर स्टूडेंट हम लोग जब 170 डिग्री सेल्सियस पर, कितना, 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं
और सल्फ्यूरिक अम्ल की कंसेंट्रेशन जो होती है वह होता है 95%। तब जाकर के यह जो है कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। कैसे? यहाँ से H2O को बाहर निकाल दो, और चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा ऑक्सीडाइज का कार्य करता है इसलिए एक ऑक्सीजन आ जाएगा CH3CHO, क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसको या एथेनॉल बोलते हैं, IUPAC नाम में एथेनॉल और साधारण नाम में एसिटाल्डिहाइड। कितना टेम्परेचर? 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 95% सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब मात्र कितना परसेंट रहेगा? 15% आपका एल्कोहल रहेगा, तब जाकर के उसमें निर्जलीकरण होगा। द्वितीयक एल्कोहल में कैसा होता है? ये देखिए, द्वितीयक एल्कोहल ले लीजिएगा, एक तो द्वितीयक एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, CH3 और ये है OH, द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल को जब आप डियर स्टूडेंट 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर एवं कंसंट्रेशन जो रहेगा इसका वो रहेगा हमारा 60%, कितना? 60% कंसंट्रेशन, ठीक है। पर जब हम इसको गर्म करते हैं मेरे भाई तो यहाँ से हमारा H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है, और चूंकि एक ऑक्सीजन या ऑक्सीकारक ऑक्सीजन देता है तो वो यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, कीटोन। वहाँ एल्डिहाइड बनता है, यहाँ कीटोन बनता है। जबकि तृतीयक एल्कोहल में, तो तृतीयक एल्कोहल ले लेते हैं तो CH3OH, ठीक है। तृतीयक एल्कोहल को जब आप 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हो और कंसेंट्रेशन इसका होता है 20%, कितना? 20%, तब जाकर के ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा केस में एल्कीन में। कैसे होगा? एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ 2 कर दीजिए और एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं H2O बाहर निकाल देता हूँ, तो H2O को बाहर जब निकाला जाता है तो यहाँ हो जाएगा CH3C, नीचे में CH3 है और ये जो है CH2 सामने आ जाएगा इधर CH2, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है। कैसे अनबैलेंस्ड है भाई? यार यहाँ कार्बन की संख्या 4 है तो 4 होनी चाहिए, नहीं है। यहाँ 4 होनी चाहिए तो 3 ही है, तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा। और यह है हमारा क्या चीज? ब्यूटलीन। क्या नाम है इसका? ब्यूटलीन, या इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, इधर से चैन से नाम कर दीजिएगा 1 2 3 2 मेथिल प्रोप 1 इन। ओके, तो इस प्रकार से डिफरेंट, देखिए टेम्परेचर डिफरेंट है, उत्पाद डिफरेंट मिल रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो ये 3 महत्वपूर्ण एल्कोहलों का डिफरेंट करने वाला रिएक्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं जो कराने वाला हूँ 3 रासायनिक अभिक्रिया। ये तीनों फिनॉल के लिए भी है, तीनों एल्कोहल के लिए भी है, याद रखिएगा, है ना। तीनों एल्कोहल के लिए भी है। अभी हम 3-4 को देखे, वो तो एल्कोहल के लिए था सिंगल। अभी हम जो लोग देखने वाले हैं 3 ठो, वो तीनों फिनॉल में भी काम करेगा, तीनों एल्कोहल में भी काम करेगा। कैसे? वो मैं बता रहा हूँ। तो उससे पहले ये जान लीजिए कि नाभिक में OH समूह का, फिनॉल में OH समूह का प्रतिस्थापन, और OH समूह का प्रतिस्थापन वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन, जो OH समूह का प्रतिस्थापन कौन करेगा ये बताओ मुझे पहले। कौन करेगा? मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल। तो कौन करेगा इसका प्रतिस्थापन? भाई ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है आपका, ठीक है जी, न्यूक्लियर है, ये नाभिक है। तो जो नाभिक, मतलब नाभिक इस नहीं करेंगे ना, न्यूक्लियोफिलिक करेंगे ना, जो नाभिक को लव करते हैं, तो कौन करते हैं? आपका एमिन है, एमिन समूह करता है, साइनाइड करता है, नाइट्रो करता है, और आपका क्लोरो करता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन समूह करते हैं। तो ये सब जो है उसको पसंद करते हैं। तो ये इन लोग क्या करेंगे? इस OH समूह का प्रतिस्थापन करेंगे और आकर के स्वयं वहां पे लग जाएंगे। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं। तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं देखेंगे किसमें? फिनॉल में। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं सामान्यतः आसानी से नहीं होता। रीजन ये रहता है क्योंकि इसका बंध लंबाई बहुत छोटा होता है, मतलब ये क्लोज्ड बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण इसको हटाना इतना आसान नहीं होता। क्यों छोटा होता है बंध लंबाई? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है वह अनुनाद में रहता है, जिसके कारण इसकी बंध लंबाई छोटी होती है, ठीक है। फिर भी उच्च दाब एवं उच्च ताप के उपस्थिति में ये सब चीज संभव है। तो फर्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्या? एमीन से क्रिया। तो ये हमारा जो मैं बताया था अभी आपको, ठीक है, एमीन से क्रिया। तो मैं बताया था अभी क्या, ये एल्कोहल के लिए भी है और फिनॉल के लिए भी है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया, हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, सॉरी एमीन बोल दिया मैं, अमोनिया, क्या? अमोनिया।
तो अमोनिया के साथ जब कराते हैं किसमें भाई 300 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप और जिंक क्लोराइड जलोशोषक एवं उच्च दाब की उपस्थिति में, तब ये कन्वर्ट हो जाता है मेरे भाई डियर स्टूडेंट, H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये NH2 वहां पे जाकर के लग जाएगा और इसका नाम है एनिलीन। आप लोग लिख लीजिएगा एनिलीन। क्या है? एनिलीन। आगे हम पढ़ेंगे एनिलीन कहते हैं उसको। सिमिलरली यही चीज क्रिया जो है हमारे किसमें होती है, हमारी यही क्रिया C2H5OH, या इसको ऐसे देखिए CH3CH2OH, एल्कोहल में भी हम लोग कराते जब अमोनिया की क्रिया तब भी होती है। तो HNH2 लिख देता हूं मैं, NH3 है ना, ऐसे लिख सकते हैं, H2O बाहर निकल जाता तो ये क्या बन जाता CH3CH2NH2, ठीक है, एथिलेमिन बन गया, एथिलेमिन। दूसरा है क्या चीज, अमोनिया के साथ क्रिया देखिए। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट इसका हम लोग जब फिनॉल को गर्म कराया जाता है जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब यहां से क्या होता है, OH जो है बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है डियर स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ये हमारा एरोमेटिक, कैसे, ये जो है जिंक, सॉरी H2 निकाल रहा हूं मैं, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है, जिंक जो है जिंक ऑक्साइड बन करके निकल जाता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ ना आएगा भाई, यहाँ ना जाएगा, ठीक है। तो भाई इस प्रकार हमको हाइड्रोकार्बन मिलता है। इसी प्रकार आप इसमें भी देख सकते हो OH, तो जिंक ये हो जाएगा हमारा CH3 और जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, एथेन बन गया H6, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं इसमें हाइड्रोजन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कैसे होता है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया डियर स्टूडेंट, उच्च ताप पर हाइड्रोजन के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, जस्ट लाइक अ फास्फोरस पेंटा हाइलाइड के साथ जब इसकी क्रिया कराया जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है मेरे भाई, इधर देखिएगा, ये बन जाता है हैलोइरिन। क्या बन जाता है, हैलोइरिन, क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा P, यहां से एक O, POCl3 और एक हाइड्रोजन, और ये हमारा एक क्लोरीन, यहाँ 1 3 5, ठीक है। तो इस प्रकार इसी को आप लोग अगर इसमें देखना चाहेंगे, किसमें C2H5OH में देखना चाहेंगे तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर होगा यार, PCl5, और ये हमारा हो जाएगा किस प्रकार हो जाएगा बता दीजिए मुझे, जल्दी से बता दो भाई। ये हो जाएगा C2H5Cl क्लोरोएथेन और POCl3 एंड HCl। दैट्स क्लियर ना, इस सबको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाले। तो मेरे भाई मुझे ये बता दो कि फिनॉल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हूँ क्या, ये देखिए हम सबको पता है ये ऐसा कुछ, ये हमारा फिनॉल है, ठीक है, इधर जोड़िए हाइड्रोजन को, इधर जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ जब अटैक करते हैं, मतलब यहाँ बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये क्या रहता है, युग्मित अवस्था में रहता है, कहाँ रहता है, युग्मित, लोकलाइज्ड रहता है। तो ये यहाँ पे जब बॉन्ड बनाता है तो ये टूट के कहाँ आता है, यहाँ आता है, सबको पता है। तो यहाँ ऋण का चिन्ह आ जाता है ना भाई। ये वाला जब यहाँ पे अटैक करता है, मतलब ये बॉन्ड जब यहाँ बनता है, ये यहाँ चला जाता है बॉन्ड, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जब बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये टूटकर यहाँ आ गया, और ये जब बॉन्ड, अब इधर देखो यार, ऐसे मेरी समझ में आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ आराम से, धैर्यपूर्ण, ये यहाँ पे आएगा, बॉन्ड बनेगा आगे, फटाफट थोड़ा देख लीजिएगा स्पीड में, ये तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा धनावेश, ओके, दो सूत्र रहेगा ही, और ये बॉन्ड जो है हमारा कहाँ गया, ये बॉन्ड किस इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे भाई बस दो इतना स्टेप में मुझे बता दो, ये मैं पहले कई बार समझा चुका हूँ आपको, यहाँ गया है ना, और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ है, और ये डबल बॉन्ड है, ये प्लस है, और ये जो है हमारा ऐसा है। तो ये देखो अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये अटैक यहाँ करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ। तो कौन सी स्थान पे आ रहा है, ये ऑर्थो पे आया,
यहाँ ये पैरा पे है और यहाँ भी क्या है, ऑर्थो है। आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है आपको, आर्थो और पैरा पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं जो होती है उसमें जो आने वाला हमारा मेहमान है, गेस्ट है, वो कहाँ जाना पसंद करते हैं, पैरा और आर्थो पे जाना पसंद करते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसमें कौन कौन से हैं बताइए मुझे। अभिकर्मक भाई, क्लोरो, हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन समूह, नाइट्रो समूह, एम्बिन समूह, साइनाइड समूह, ठीक है, यही सब तो है ना। चलिए देखते हैं अब, चलिए देखते हैं क्या। पहला हाइड्रोजन के साथ क्रिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ कैसे क्रिया करता है ये देखिए। जब हम फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनाता है पता है, क्या बनाता है, ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, और ये है हमारा OH। 3 ठो ब्रोमीन वहां लगेगा, तीनों जगह से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, तीनों जगह से एक हाइड्रोजन निकलेगा, 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन बाहर निकल जाएंगे, 3HBr, ठीक है। तो ये अगर नामकरण करना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल ये है। किंतु इसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम लोग, इसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम लोग इसके साथ कराते हैं डियर, बता रहा हूं मैं आपको, 273 केल्विन ताप पर और कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में जब कराते हैं, कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये कुछ हमको इस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है, आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का, ठीक है। आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं किसके साथ, नाइट्रो के साथ। तो जब इसको हम लोग नाइट्रो के साथ, अन्य हाइड्रोजन के साथ भी वैसी होगा ना, नाइट्रो समूह के साथ इसका क्रिया या नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। तो फिनॉल की जब क्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, कैसी नाइट्रिक अम्ल, डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, डाइल्यूट, ठीक है, कितना 22 डिग्री सेल्सियस पर। तब डियर स्टूडेंट हमको जो प्राप्त होता है वो मिश्रण प्राप्त होता है, किस चीज का भाई बोलिए, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का, मतलब यहां लग जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। और जब इसी नाइट्रो को, सिर्फ नाइट्रिक अम्ल को हम लोग क्या कर देते हैं, डाइल्यूट की जगह में कंसंट्रेटेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्या चीज, ये देखिए NO2 आप बोल सकते हो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल, याद रखिएगा क्या नाम देते हैं, पिक्रिक अम्ल। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, क्लियर एकदम, वेरी गुड मेरे भाई। अब देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक कैसे क्रिया करता है, H2SO4 के साथ कैसे क्रिया करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है, OH की क्रिया H2SO4 के साथ, तब हमें यह जो है आर्थो हाइड्रोक्सी 3, आर्थो हाइड्रोक्सी सल्फ्यूरिक या सल्फोनिक क्या बोलेंगे, सल्फोनिक एसिड एवं पैरा OH, पैरा सल्फोनिक एसिड 3 रहेगा ना, 3 रहेगा, ध्यान रखिएगा 3। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहां से निकला वो, एक हाइड्रोजन यहां से निकला वो, और एक हाइड्रोजन यहां से, देखिए H2SO4 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ही है, ठीक है, 3 है, तो एक ऑक्सीजन कहा गया, ठीक, वेरी गुड। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है सर, 1 हाइड्रोजन कहा गया, तो यहाँ का 1 हाइड्रोजन मेरे भाई, और जहाँ पे लग रहा है तो वहाँ के 1 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेगा वहाँ का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जल बन गए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पैरा हाइड्रोक्सी। मैं पहले बता चुका हूं, जब भी अम्ल बनता है तो उस समय
हमारा जो फिनॉल समूह है उसका हाइड्रोक्सी समूह व्युत्पन्न हो जाता है। मतलब ये इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं, फिनॉल नहीं बोलते, अब हाइड्रोक्सी बोलते हैं। साइनो एमीन मेथिल प्रतिस्थापी समूह है या हाइड्रोजन समूह है, नाइट्रो है, उनके साथ हम उसको फिनॉल बोलते हैं, पहले उनका नामकरण करते हैं। लेकिन जब ये अम्ल के साथ, जैसे कि आपका एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, सल्फ्योनिक अम्ल हो गया, इनके साथ जब जुड़ता है तो ये हाइड्रोक्सी कहलाता है, फिनॉल नहीं कहलाता। पहले हाइड्रोक्सी लिखते हैं, उसके बाद हम उसका नाम लिखते हैं। पढ़ा चुका हूं इस चीज को, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में इसके साथ था, अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग दो महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस। क्या है? एक नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्टर प्रक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्टर आता है भाई, आता है, ठीक है। फ्रीडल क्रॉफ्टर प्रक्रिया क्या होती है? फिनॉल की क्रिया हम लोग कराएंगे, फिनॉल की क्रिया कराएंगे मेथिल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड के साथ और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये जो है हमको देता है क्रिजॉल। क्या चीज? क्रिजॉल, आर्थो पैरा क्रिजॉल, ये प्लस आर्थो पैरा क्रिजॉल देता है। ये समझ में आ गया? यहाँ से जो हाइड्रोजन जहां पे जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, उसके साथ एल्किल आयोडीन जो है सोडियम हाइड्रोजन आयोडाइड बना के निकल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, क्रिजॉल, आर्थो क्रिजॉल, पैरा क्रिजॉल, क्रिजॉल, ठीक है। अगर आप आईयूपीसी नाम बोलेंगे तो आईयूपीसी नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारा 1 2, ठीक है। तो 2 मेथिल फिनॉल, ओके। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 मेथिल फिनॉल और पैरा क्रिजॉल, ओके। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ। नेक्स्ट रहेगा युग्मन अभिक्रिया, मोस्ट टाइम की आता है भाई, युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया एक बार हम लोग और आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में। युग्मन अभिक्रिया क्या होती है? जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण, आप लोग पूरा लिखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की क्रिया फिनॉल से कराई जाती है। किसी से? फिनॉल से कराई जाती है। क्या है, मैं सब बता रहा हूं आपको, फिनॉल से कराई जाती है क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। तब हमें एक क्या बनता है? रंजक प्राप्त होता है। रंजक, रंजक मतलब डाइस, ठीक है, इनटू एसीएल बाहर निकल जाएगा, एसीएल बाहर, रंजक डाइस प्राप्त होता है इस प्रकार, ये, ठीक है। इस प्रकार आपको रंजक प्राप्त होता है। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आप लोग लिख लीजिएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नाम लिख लीजिएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये क्या हुआ? ये प्रत्येक जगह में क्या रहता है? एक हाइड्रोजन रहता है जी, तो ये हाइड्रोजन एचसीएल बाहर निकल गया तो वहां पे बॉन्ड बन गया, बात खत्म। तो इस प्रकार से ये मोस्ट टाइम की है, लिख लीजिएगा, ये भी आता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं 2-3 और। कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन है आपका, कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है भाई? कोल्बे अभिक्रिया में डियर स्टूडेंट आप लोग पूरा लिखिएगा वर्ड में, जब सोडियम फिनॉक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो पहले लवण प्राप्त होता है, COONA, ठीक है, लवण प्राप्त होता है। तत्पश्चात यहाँ पे आपका क्या रहेगा? एक हमारा H। तत्पश्चात क्या प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट? हमें आगे यही क्रिया जो है क्या प्राप्त देता है? अम्ल। इस प्रकार से COOH प्राप्त हो जाता है। ये कैसे संभव है? इधर देखिए, ये कैसे, इसका मतलब जो है क्या नाम क्या है? इधर देखिएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा, ये देखिए यहाँ जो है वो इधर दे दीजिएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड,
मैं पहले बता चुका हूँ एल्डिहाइड और कोई भी अम्ल और कीटोन जब भी फिनॉल के साथ जुड़ता है तो फिनॉल की तरह नहीं, हाइड्रोक्सी समूह की तरह कार्य करता है। मतलब हाइड्रोक्सी को पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद उसको लिखा जाता है। जब किसी के जगह में क्लोरीन लिख रहता है ना, तो हम क्या करते हैं पता है, आर्थोक्लोरोफिनॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन अभिक्रिया बहुत फेमस है, रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया में भी कुछ इसी प्रकार का हमको उत्पाद प्राप्त होता है। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है, CHCl3 के साथ, तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब डियर स्टूडेंट कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है एवं 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है, तब जो है हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड, यहाँ पे CHO प्राप्त होता है। तो इसका क्या नाम है, इसका नामकरण करेंगे आप लोग, आर्थो और पैरा दोनों फॉर्म में प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है आपको CHOOH। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए तो एक महत्वपूर्ण संघनन अभिक्रिया और देखते हैं। संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन, बहुत महत्वपूर्ण है डियर, IMP है, याद रखिएगा। सॉरी, इसको हम लोग जब पॉलीमर्स पढ़ेंगे वहां भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो संघनन अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग वर्ड में लिखिएगा। जब इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लैडरर मैनोस अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। लैडरर मैनोस अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है, आप वर्ड में लिखते जाइएगा। जब फिनॉल की अभिक्रिया लैडरर मैनोस, ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में कराई जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में कराई जाती है, तो उसके संघनन के पश्चात एक रेजिन प्राप्त होता है और उस रेजिन को कहते हैं बैकेलाइट। ओके, याद रखिएगा। तो ये कैसे प्राप्त होगा, हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, ये देखिएगा। CH2OH, ये क्या है, ऑर्थो पैरा डाई हाइड्रोक्सी मेथिल कीटोन। अब होता क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पे नहीं रुकता है, नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं रुकता है डियर। यही इसी चीज का कंडेंसेशन होता है और बेकेलाइट बनता है। और बेकेलाइट की संरचना क्या है, इधर देखिएगा, थोड़ा बड़ा है, देख लीजिएगा, अच्छे से बनाते हैं। OH, इसको मिटा दे, क्या नहीं रहने दीजिए, OH तरीका सीख लीजिएगा, बहुत काम आएगी, ठीक है। CH2 OH, फाइनली OH CH2OH। अब इधर CH2 ओके। तो यहाँ पे फिर अगेन हमारा क्या जुड़ेगा, इधर इस प्रकार से OH। अब इसको मिटा देता हूं मैं, ये लीजिए OH CH2 OH, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कैसे, ड्यूरासेल के जैसे। OH, और ये है हमारा CH2, छोटा हो गया क्या थोड़ा सा, OH, कोई नहीं, ये लीजिए। तो इस प्रकार आपको क्या बनाना है, हमें जो है बेकेलाइट बनानी है। ये क्या है, बेकेलाइट रेजिन। समझ में आ गया, लैडरर मैनोस अभिक्रिया, ओके, बेकेलाइट बनाई जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक आठ बस और आखिरी क्रम देख लेते हैं इसका।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया जैसे कि तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीकरण में क्या होता है, दो प्रकार का। देखिए, जब फिनॉल को खुले में मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में एवं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में रख दिया जाता है, तो वह जो है कन्वर्ट हो जाता है पैराबेंजोक्विनोन में। इस चीज में पैराबेंजोक्विनोन में, दैट इज अ पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, ऑक्सीकरण। दूसरा, जब इसे हम प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में KMnO की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराते हैं, KMnO4 की उपस्थिति में, तब जो है ये जो है मीसो टार्टरिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? मीसो टार्टरिक अम्ल बन जाता है, में ऑक्सीकृत हो जाता है। COOH प्लस 2CO2। व्हाट इज दिस? मीसो टार्टरिक अम्ल। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत कुछ चीजें समझ में आई होगी। ट्राई करेंगे हम एक चैप्टर एक क्लास में लास्ट में कंक्लूड करने का, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका उपयोग, प्रिपरेशन के तरीके। मैं पढ़ाया नहीं हूँ अभी तक आपको कैसे बनाया जाता है ना, तो उसको देख लेंगे। और स्पेशल कुछ इसके स्पेशल उत्पाद जैसे कि एथेनॉल और मेथेनॉल को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, कहाँ उसका ब्रांडी और क्या बोलते हैं आपका रम, फिर किस बात का है गम, कहाँ उपयोग किया जाता है, ठोस एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल, शक्ति एल्कोहल, वो सब हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।